हेलो गाइस, सो इमेजिन अगर सडनली न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाए तो क्या सेल सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली ब्रेन होता है सेल का। ठीक है, देखो, सेल कितनी डल और एम्प्टी लग रही है, ना कोई कंट्रोल कर रहा है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस, ना कोई कोऑर्डिनेशन, एग्जैक्टली लाइक बॉडी विदाउट आवर ब्रेन। इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी बोला जाता है। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं द ब्रेन ऑफ द सेल। इस ये मेम्ब्रेन ब्राउन स्ट्रक्चर होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है, सारी सेल एक्टिविटीज को यही कंट्रोल कर रहा है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन को भी यही कंट्रोल कर रहा है। अब हम इसके थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एक बाई लेयर्ड, देखो ये डबल लेयर्ड दिख रही है, सो दिस इज अ बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को अलग कर रही है। इसी लेयर में आपको ये छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसका काम क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, कि ये कंट्रोल करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर आएंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जैसे हमारे सेल के पास जेली लाइक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस के पास जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, और लास्ट होता है इसमें न्यूक्लियोलस, जो कि पूरे के पूरे न्यूक्लियस का सेंटर पोजीशन होल्ड करके रखता है। आप लोग को ये बिग बॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर न्यूक्लियोलस, जो कि हमारे राइबोसोम को फॉर्म करने में हेल्प करता है। और लास्ट हमारा बचता है क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल्स हैं, ये हमारे डीएनए को कंटेन करते हैं। इसी के अंदर हमारा डीएनए है और सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर होती है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये डीएनए है, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा क्यों दिखाई दे रहा है ना? तो बच्चों क्या होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि जो हमारा डीएनए होता है उस वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह से हमें डीएनए दिखाई देता है। ओके, अभी क्या होता है कि यही डीएनए हमें जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब हम उसको देखते हैं तो यही डीएनए अपने आप को इस तरह से टाइटली कॉइल करके इस तरह के रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो बहुत ध्यान से समझना क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन का डिफरेंस। क्रोमेटिन तो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपके न्यूक्लियस में रूटीन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, डे टू डे लाइफ में आप जब भी स्कैन करोगे तो आपको इस तरह से दिखेंगे, पर जैसे ही सेल डिवीजन होने वाला होगा सेल का, वो अपने आप को ऐसे टाइटली बाइंड करेंगे और इस क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे। और आपको पता है, अगर हम इसी कॉइल स्ट्रक्चर को अगर हम स्ट्रेच कर दें तो एक सेल का जो डीएनए होता है वो हमें 2 मीटर्स लॉन्ग मिलेगा। 2 मीटर्स, तो इजंट दिस अमेजिंग कि एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इतना कॉइल्ड अप पड़ा है कि अगर मैं उसको स्ट्रेच करूं तो वो 2 मीटर तक भी लंबा हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज न्यूक्लियस सो इंपॉर्टेंट। तो इसके कुछ फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि सबसे पहला तो क्या हो गया कि ये हमारे लिए डीएनए स्टोर कर रहा है। दूसरा, ऑब्वियसली अगर डीएनए स्टोर कर रहा है तो हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा, सारी सेल एक्टिविटीज में हेल्प करेगा और हमारे रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। तो क्या हम ये मान लें कि न्यूक्लियस के बिना हमारा सेल फंक्शन कर ही नहीं? तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आज हमने न्यूक्लियस के बारे में भी बच्चों यही पढ़ा कि बिना न्यूक्लियस के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको बोलेंगे मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में आज हमने बात करी, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स और फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करी। अब हम दो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है। पहला होगा हमारा आरबीसीज के बारे में। बच्चों आप लोगों को भी पता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, पर आज तक आप लोग को इसका जवाब नहीं मिला होगा कि हमारे पास वो होता क्यों नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं उनको ना तो रिपेयरिंग करनी है ना उनको खुद को डिवाइड करना है। वो सिर्फ एक मैसेंजर का काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और बाकी जो स्पेस बचता है उसमें वो सारा हीमोग्लोबिन स्टोर करते हैं। तो इसीलिए उनको न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है, ना तो उनको कोई रिपेयरेशन करना है, ना उनको कुछ डिविजन करना है, ना उनको कोई इस तरह के फंक्शंस करने हैं जो आइडियली कोई न्यूक्लियस कर रहा है। इसीलिए आरबीसी को कोई हमारे न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती। वो सीधा 120 दिन तक काम करता है, यही उसकी लाइफ स्पैन है, फिर वो जाके डाई ऑफ हो जाता है और फिर न्यू आरबीसी आ जाता है।
ये बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों। और नेक्स्ट बात है बच्चों, हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पहले भी बात करी थी, यहाँ पे बस हम छोटी सी बात करेंगे। हमने बात करी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। यही डिफरेंस हमने लिखा था यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर आपने मेरी ये वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज उसको जाके एक बार चेक करिएगा। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, उसका जो डीएनए है वो सेल के अंदर ऐसे फ्रीली प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हम इसको बोल रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है जो इसको कंटेन करे। बट क्या होता है बच्चों कि पूरे के पूरे बैक्टीरिया के अंदर का जो सेंटर मोस्ट पोजिशन होता है उसी में ये प्रेजेंट होता है, तो इसी पोजिशन को हम बोल देते हैं कि ओके दिस इज आर न्यूक्लियोइड। ओके, बाकी न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कंफ्यूज मत होना। कभी इसको देख के कोई बोले कि इसके पास भी न्यूक्लियस है, बट न्यूक्लियस तभी हम मानेंगे जब ये प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो बच्चों समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आगे हम जल्दी ही एक नई वीडियो लेके आएंगे। सो प्लीज बी विद अस एंड कमेंट्स में प्लीज मुझे बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। सो बाय बाय बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।